हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आप रोजाना शाम 6 बजे तैयार रहिए। हर दिन एक वीडियो ओके इंग्लिश एकेडमी पर अपलोड होती है बिहार बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में। पूरे साल मैं आपके साथ बना रहूंगा। रोजाना शाम 6 बजे आपको इस चैनल पर आना है। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले मैं आपको पोएट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। जो आपके पोएट हैं जॉन डन, उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं पोएट से जुड़े हुए। तो पहले सेक्शन में हम लोग वो पढ़ेंगे, फिर दूसरे सेक्शन में हम लोग चैप्टर से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। यानी आपकी जो पोम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उससे जुड़े उसमें चैप्टर को उस पोम को पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चंस किताब के अंदर से बनते हैं वो करेंगे। उसके बाद फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। आपको मालूम है 2018 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था, तो 2018 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पोम से पूछे गए होंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछा गया होगा, वो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। मतलब इतने जबरदस्त तरीके से ऑब्जेक्टिव की क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, जहां ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में बांटकर बाकायदा अलग अलग सेक्शन में आपको पढ़ाया जाए। वैसे अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और अगर आप अपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आर्ट्स के जो भी मेन पेपर्स हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, तो अभी आप जाकर प्ले स्टोर से ओके ऑनलाइन एकेडमी आप इंस्टॉल करिए। बहुत कम फीस में, एक बार फीस लगेगी, आपको पूरे साल आर्ट्स पढ़ाया जाएगा। और अभी ये जो लास्ट 5 इयर्स रहे हैं 2020 से लेकर 24 तक, इन 5 सालों में स्टेट को फर्स्ट टॉपर ओके इंग्लिश एकेडमी नहीं दिया है। ये स्टूडेंट्स आपके सामने, और इन्होंने जो कोर्स लैंग्वेज के लिए ज्वाइन किया है, जिसमें इंग्लिश के साथ हिंदी और इंग्लिश के साथ उर्दू फ्री है, वो टॉपर्स कोर्स है। आप सारे बच्चे इस कोर्स से जरूर जुड़ें। चलिए अब इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आपको मैं ये 3 पार्ट में पढ़ाने वाला हूं। ये अलग अलग 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें सबसे पहला होगा पोएट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, और इसको जिस सेक्शन में पढ़ेंगे उसका नाम हमने रखा है आपके लिए नो योर पोएट। अपने पोएट को जानिए। आपको पता है कि आपके पोएट का नाम जॉन डन है। तो जॉन, अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो पोम से जुड़े हुए नहीं होंगे, बल्कि वो आपके जो पोएट हैं उनसे जुड़े होंगे। यानी जॉन डन की पर्सनल लाइफ के बारे में, कि वो कब पैदा हुए, उनकी डेथ कब हुई, उन्होंने कौन सी किताब लिखा है ना, उनकी पर्सनल लाइफ की कोई स्पेसिफिक चीज, कोई, इन सब चीजों के बारे में होगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, व्हेन वाज जॉन डन बॉर्न? इसकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। कोई डोने, डॉने, डन, डॉन कुछ भी पढ़ता है, बट द करेक्ट वन इज जॉन डन। ठीक है, ये 1572 में पैदा हुए। ही वाज बोर्न इन 1572। इनमें से कौन है जो मेटाफिजिकल पोइट है? तो जॉन डन है। मेटाफिजिकल पोइट, हम ऐसे पोइट को कहते हैं जो अपनी पोएट्री में बात करता है एब्स्ट्रैक्ट चीजों की, वैसी चीजें जो दिखती नहीं है ना। जो अपनी पोएट्री में थियोलॉजी की बात करता है, ठीक है, जो अपनी पोएट्री में ऐसी चीजों की बात करता है जिसको हम फील कर सकें, नेचर के बारे में, है ना, ब्यूटी के बारे में, इन टॉपिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, इसमें मेटाफिजिकल पोएट्री में। और ये जो मेटाफिजिकल टर्म है ना, ये कोई जॉन डन ने नहीं दिया था, ये सैमुअल जॉनसन ने दिया था। और इस टर्म में मतलब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले पोएट्री शुरू किया था लिखना, वो जॉन डन ने किया था। आगे चलिए, इसलिए इनको पायनीर भी कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट्री का। पायनीर कहते हैं मार्गदर्शक को, रास्ता दिखाने वाले को। आगे चलिए, नेक्स्ट वन है, अभी जो मैंने पीछे ये, ठीक अभी ये बात कहा है दूसरे क्वेश्चन में कि हु क्वाइंड द टर्म मेटाफिजिकल। ये मेटाफिजिकल वर्ड दिया किसने था? ये सैमुअल जॉनसन ने दिया था। लेकिन इसमें पोएट्री सबसे पहले किसने किया था? तो वो जॉन डन ने किया था। आगे चलिए, हु इज सेड टू बी द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट? मेटाफिजिकल पोएट्री का पायनियर, मार्गदर्शक किनको कहा जाता है? जॉन डन को कहा जाता है। जॉन डन कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो जॉन डन रोमन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब वो देखो, क्रिश्चियनिटी जो है, जिसको हम ईसाई धर्म कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को ही मानने वाले लोग रहते हैं।
वो ईसाई धर्म कई सारे सेक्ट में बटा हुआ है। कोई उसमें प्रोटेस्टेंट कहलाता है, कोई उसमें इवेंजलिकल्स कहलाता है, कोई उसमें कैथलिक कहलाता है। तो जो उसमें सबसे प्योर वाला होता है, जो सबसे रिलीजियस होता है, वो सेक्ट ये कैथलिक लोग कहलाते हैं, रोमन कैथलिक लोग। ठीक है, आगे चलो। जैसे समझो कि हिंदुओं में जो ब्राह्मण है, पंडित है, वो तो ये कैथलिक लोग हुए। जॉन डन भी उसी से बिलोंग करते। विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने जॉन डन को छोड़नी पड़ी अपने धर्म की वजह से, यानी रोमन कैथलिक होने की वजह से? तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वो उनको छोड़ना पड़ा कैथलिक होने की वजह से, क्योंकि उस टाइम में पूरा लंदन जो है वो कैथलिक लोगों के खिलाफ हो गया था। जॉन डन, क्योंकि सब प्रोटेस्टेंट बन रहे थे, वो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उसके बाद। जॉन डन ऑल्सो स्टडीड लॉ। लॉ किसको कहते हैं हम? कानून को। जॉन डन ने लॉ की भी पढ़ाई की और थियोलॉजी की भी पढ़ाई की। ये थियो जो है ना, ये लैटिन रूट है, इसका मतलब होता है गॉड। और ये जो लोजी है ना, ये लोगस से बना है, इसका मतलब होता है स्टडी, यानी गॉड की स्टडी जिसमें हो। और गॉड की स्टडी जिसमें होगी वो क्या कहलाएगा? धर्मशास्त्र, हिंदी में कहते हैं इसको। आगे चलो। वाई वॉज ही सेंट टू प्रिजन? प्रिजन कैद खाना को कहते, जेल को। उनको जेल क्यों भेजा गया? तो फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस। पैट्रन कहते हैं आश्रयदाता, जो आपको अपने यहाँ जगह देता है रहने की, यानी जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो ये जिसके यहाँ रह रहे थे, उसकी ही भतीजी को इन्होंने चुपके से भगा के शादी कर ली थी, और इस वजह से इनको जेल जाना पड़ा था। एट विच एज जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन एंड बिकेम अ प्रीस्ट। प्रीस्ट कहते हैं हम पादरी को। तो पादरी बनने का जो प्रोसेस होता है क्रिश्चियनिटी में, वो ऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो उस ऑर्डिनेशन को उन्होंने 42 साल की उम्र में एक्सेप्ट किया, और उसके बाद फिर वो प्रीस्ट बन गए, पादरी बन गए। आगे चलिए। जॉन डन को मेनली किस चीज के लिए जाना जाता है? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका मतलब आप अलग अलग नहीं समझेंगे कि गीत और 14 लाइन वाली कविता, मतलब ये गीत के लिए फेमस थे और 14 लाइन वाली कविता लिखने के लिए फेमस थे, ऐसा नहीं समझेंगे आप। बल्कि सॉन्ग्स एंड सोनेट ये इनके लिखे हुए जो पोएम्स हैं, उन पोएम्स का कलेक्शन है। ये एक्चुअली उनकी किताब का नाम है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट वन। व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन डन्स वाइफ? जॉन डन की पत्नी का नाम क्या था? एने मोर, जिनकी याद में, जिनको संबोधित करते हुए, जिनको एड्रेस करते हुए उन्होंने इस पोम को लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बिलॉव्ड को, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए इस कविता को लिखा है, और वही एने मोर है। आगे चलो। ही डाइड इन द ईयर, ये तो मैंने बता दिया कि वो पैदा कब हुए, 1572 में, बट उनकी डेथ 1631 में हुई। पहला सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट सेक्शन मैंने आपका करवा दिया, और अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ, जो है चैप्टर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। यानी इस पोम के अंदर से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अब हम लोग करेंगे। हु हैज रिटन द पोम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा किसने है? जॉन डन ने लिखा है। ये जो लाइन है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटल लव फॉर मी, वैसे यहाँ पर MEE होगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो MEE की स्पेलिंग ये देख करके, है ना, आप आंख बंद करके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो टिक कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो ओल्ड स्पेलिंग है ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ही यूज हुआ है। दैट दो लव मी एज दो से, ये वाली लाइन भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। आपने अगर इस पोम को पूरा पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन तो आपको मालूम होगा, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको। Where did the sun go? When did the sun go? सूरज कब डूब गया? तो यस्टर नाइट होगा, है ना। पोइट कहता है ना कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, ये वाली लाइन आपको दिखेगी, आप किताब खोलिए। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे? पार्ट अवे का पहले मतलब क्या होता है ये समझो। पार्ट अवे का मतलब होता है जुदा होना, यानी प्रेमी। विच टाइप ऑफ लवर, किस तरह के प्रेमी कभी जुदा नहीं होते? तो जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो ट्रू लवर्स होते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते। व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव? सूरज के पास क्या नहीं है? तो द सन डज नॉट हैव सेंस एंड डिजायर। पोइट कहता है यहाँ पर कि उस सूरज के पास न तो सेंस है, न तो बुद्धि है, और न ही उसके पास इच्छा है। मेरे पास सब कुछ है। What does hyperbole means? हाइपरबोल का क्या मतलब होता है मालूम है? बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना।
इसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, एग्जैजरेशन। इसको क्या पढ़ेंगे? एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब देखेंगे जब इस पोम को आप पढ़ेंगे तो जो चौथा स्टैंजा है, जहां आपको ये लाइन मिलेगी कि वेन दो साई नॉट वाइन बट साई माई सोल अवे, कि जब तुम कराहती हो तो ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ करा रही हो, बल्कि यूं मालूम पड़ता है कि उस कराहने में जो सांसें निकलती हैं, खींची जाती हैं सांसें, यूं मालूम पड़ता है कि जैसे मेरे जिस्म से, मेरे शरीर से जो मेरी आत्मा है, मेरी जो रूह है, वो भी खींची चली जा रही हो। तो इसको एग्जैजरेशन कहते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। वैसे महबूबा की तारीफ में ये सब होता है कि कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएं, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, हु कांट ऐड अनदर आर व्हेन गुड फॉर्च्यून फॉल। गुड फॉर्च्यून का मतलब होता है अच्छी किस्मत, और फॉल का मतलब गिरना नहीं, अच्छी किस्मत का आना, होना। ठीक है, तो जब अच्छी किस्मत रहती है इंसान की, तो कौन है जो अपनी जिंदगी में अगले लम्हे नहीं जोड़ सकता? तो मनुष्य, इंसान। उसके अंदर ये ताकत नहीं कि अच्छी किस्मत अगर है उसकी, अभी उसका सही चल रहा है सब कुछ, तो अगले लम्हे भी सही चले, इसकी गारंटी नहीं होती। द सन हैज नो हाफ, सूरज के पास हाफ नहीं है। हाफ का मतलब जीवन संगिनी। वैसे पत्नी के लिए हम लोग वर्ड यूज भी करते हैं, बेटर हाफ, स्पाउस के लिए, पार्टनर के लिए, है ना। तो ये जो सूरज के पास नहीं है, लेकिन किसके पास है? पोएट के पास है। द स्पीकर सोल गो अवे, स्पीकर का जो आत्मा है, सोल का मतलब आत्मा, गो अवे, वो उनके शरीर से चली जाती है। व्हेन द बिलॉव, जब उनकी महबूबा साई, साई का मतलब होता है कराहना। ठीक है, और एक वर्ड होता है सौब, सौब का मतलब होता है सिसकना। ठीक है, आगे अगला है, एक होता है ग्रोन, वो भी कराहना के लिए यूज होता है। चलो, हु इज द बिलॉव्ड इन द पोएम, इनमें से कौन है जो प्रेमिका है इस पोम में? तो एना मोर है। आगे चलो, नेक्स्ट वन है, डॉट डॉट वांट्स टू ग्लैडली, ग्लैडली का मतलब होता है खुशी से। कौन है जो खुशी से मौत को गले लगाना चाहता है भाई? तो जॉन डन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये आपको जब आप स्टैंजा नंबर 3 स्टार्ट करेंगे तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। फीबल का मतलब कमजोर होता है, कि इंसान के पास जो कुछ भी शक्ति इंसान को दिया है भगवान ने, कितना कमजोर है वो। हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये तीसरे स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे अलग अलग पोम से या अलग अलग चैप्टर से, कि एक लाइन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए ये कौन सी पोम से या कौन से चैप्टर से। जॉन डन, डन मतलब आधा नाम है, मतलब उनका सरनेम है यहाँ पे। जॉन डन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस वाली पोम में वो अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे जहां भी वो बात कर रहे हैं, आई आई की बात कर रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये कैसी पोएम है? तो ये एक लव पोएम है भाई। वैसे अगर टाइप की बात करेंगे तो ये एक लिरिकल पोम भी है। कैसी पोम है? लिरिकल पोम। ठीक है, एक लव पोएम है नेचर के हिसाब से, बट लिरिकल है। अगर हम मेलोडी की बात करेंगे, मेलोडी म्यूजिक सॉन्ग की, तो उसके हिसाब से इसको एक लय में, सुर में, ताल में गाया जा सकता है। आगे चलते हैं। इन द पोम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई, डाई स्टैंड्स फॉर। अभी अगर डीवाई का मतलब आप ढूंढने जाएंगे डिक्शनरी में तो आपको मिलेगा रंग, है ना। लेकिन ये एक्चुअली डी आई ई, डाई मरना के लिए यूज हुआ है। ओल्ड इंग्लिश का फॉर्मेट है, ये प्रारूप है। पहले डाई वैसे ही लिखा जाता था। हु टीचेस द बैड लक आर्ट एंड लेंथ, कौन सिखाता है इस बुरी किस्मत को कि तुम और लंबे खींचे चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकता हूं? तो ये इंसान है। मैन टीचेस द बैड लक आर्ट एंड लेंथ। ट्रू लवर्स आर ऑलवेज, जो ट्रू लवर्स होते हैं हमेशा अलाइव होते हैं, जीवित रहते हैं। हु टेक्स इट्स पार्ट, अपना रोल कौन प्ले करता है? किस्मत अपने खेल खेलती है। there's no way for mankind to control how dot dot passes। जब पोइट अपनी महबूबा को समझाते हैं कि देखो मैं जा रहा हूं और ये अवश्यम भावी है, इट मीन्स कि इसको टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, ये होना ही है, इनएविटेबल है, मतलब मेरा जाना तय है। तो और ये जो वक्त है वो गुजरेगा, सबको मरना है एक दिन, मैं भी मर जाऊंगा। तो इस तरह से समझाने की कोशिश करता है।
पहले स्टैंजा से लेकर 5वें स्टैंजा तक आप पढ़ेंगे मेरे एक्सप्लेनेशन को, जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आपको मजा आएगा कि कैसे सिस्टमैटिकली हर स्टैंजा में पोएट अपनी महबूबा को कन्विंस करता हुआ चला जाता है, और फाइनली जो वो विदाई शब्द होते हैं वो कैसे अदा करता है, कैसे बोलता है, ये आप देखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। तो यहाँ पर हाउ टाइम पासेस होगा, वक्त कैसे गुजरता है, वक्त पे किसी का कंट्रोल नहीं है, नो वन कैन कंट्रोल टाइम। डॉट डॉट कंसीडर्स हिमसेल्फ मच फास्ट दैन द सन। पोइट मेटाफर के रूप में यहाँ पर सूरज को यूज करता है, वो अपनी तुलना सूरज से करता है और खुद को बेटर बताता है सूरज से। वो कहता है आई हैव मोर विंग्स देन स्पर्स देन ही। विंग्स एंड स्पर्स का मतलब है उत्साह और उमंग, एंड देन ही, यहाँ पर ही कहा गया है सूरज को, सूरज से ज्यादा उत्साह उमंग है मेरे पास, मतलब अपने आप को ज्यादा फास्ट मानते हैं सूरज से। कौन? पोइट। आगे चलते हैं, हु हैज मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही? पोइट। अभी जस्ट इसी लाइन को बताया मैंने। डॉट डॉट हैज नो होप द वर्ल्ड कैन शो हिम पीटर लव। पीटर लव का मतलब होता है यहाँ पे सच्ची मोहब्बत, ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत। ये यहाँ पर इस फाइल पर हमने आंसर पहले ही टिक करवा दिया है, इसलिए कि आपको जब पीडीएफ मिले तो आंसर उसका उसी पे वहीं पे टिक किया हुआ हो, ठीक है। डॉट डॉट हैज नो होप द वर्ल्ड कैन शो हिम पीटर लव। किसको आशा नहीं है कि ये दुनिया उनसे सच्ची मोहब्बत कर सकती है? तो ये जॉन डन को आशा नहीं कि ये दुनिया उनसे सच्ची मोहब्बत कर सकती है, बल्कि उनको लगता है कि उनकी पत्नी उनसे सच्ची मोहब्बत करती है। whom does the poet love so intensely, मतलब इतने ज्यादा वेग से, मतलब इतनी तीव्रता से, इतनी सच्ची, इतना अधिक मोहब्बत करते हैं वो कि जल्दी वापिस आना चाहते हैं। किससे? तो अपनी प्रेमिका से। मैंस पावर, इंसान की जो शक्ति है वो बहुत फीबल, कमजोर है। द पोएट इंटेंड्स, इंटेंड्स का मतलब है इरादा रखता है। पोएट इरादा रखता है लंबे सफर पे जाने का। किससे भी ज्यादा? तो सूरज से भी ज्यादा। द पोएट सेज हिज बिलव्ड नॉट टू फोरथिंक। फोरथिंक का मतलब है सोचना, है ना, कुछ बुरा सोचना। फोरथिंक एन इल। फोरथिंक का मतलब है पहले से सोचना, ठीक है, पहले से ही सोच लेना कि भाई वो कहते हैं ना कि पूर्वानुमान एक हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत घटने वाला है। तो पोएट अपनी महबूबा को समझाता है कि पहले से ही कुछ बुरा मत अपने जहन में सोचो, क्योंकि कभी कभी इंसान का सोचा हुआ सच साबित हो जाता है, इसलिए कुछ बुरा मत सोचो। जॉन डन बिलीव्स दैट ही विल मेक हिज जर्नी। जॉन डन को यकीन है कि वो अपने सफर को क्या बनाएगा? स्पीडियर। और स्पीडियर का मतलब यहां पर होगा सक्सेसफुल, यानी कामयाब। अपने सफर को वो कामयाब बनाएगा, ये जॉन डन को यकीन है। आप लोगों को मैंने इस पोम से जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे इंपॉर्टेंट, कितने क्वेश्चन करवाया? लगभग 28 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन उधर मैंने आपको पोएट के बारे में करवाया, 28 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर करवाया। लगभग आप 40 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक। अब फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये वाली जो लाइन है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, कब पूछा गया है? 2019 में। और मैंने मेंशन भी कर दिया साइंस में पूछा या आर्ट्स में पूछा, तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। ये देख रहे हैं, ये खूब पूछता है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, ये भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया 2022 के साइंस एंड कॉमर्स में, और 21 में भी पूछा गया, 20 के आर्ट्स में भी पूछा गया। जॉन डन कैसे पोएट हैं देखिए, 2020 में भी पूछा गया, 25 में आर्ट्स में, 2020 में साइंस कॉमर्स में, सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। 25 तक का पूरा अपडेट मिलेगा आपको। जॉन डन कैसे पोएट हैं भी? तो जॉन डन यहाँ पर एक मेटाफिजिकल पोएट है। आगे चलिए, दैट दो लव मी एज दो से इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। जॉन डन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? लॉ और थियोलॉजी पढ़ा उन्होंने, 2021 साइंस कॉमर्स। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये वाली लाइन कहाँ से ली गई है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। जॉन डन को लगता है कौन सी चीज सर्टेन है, जो होनी ही है, वो मौत आनी ही है इंसान को। हु विल मेक क्विकर जर्नीज देन द सन, सूरज से ज्यादा तेज सफर कौन करेगा? जॉन डन करेंगे। जॉन डन पायनीर थे एक नई तरह की लिरिकल और कैसे वर्स के, तो लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स, याद रखेंगे। सटायर कहते हैं व्यंग को, लिरिक
तो उनके इसमें एक टोन गाने वाला रहता ही था, साथ में सटायर भी रहता था, व्यंग भी रहता था, कटाक्ष जिसको कहते हैं। आगे चलते हैं। दैट दो लव मी एज दो से, ये कहां से लिया गया है? ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। जॉन डन ने कंपेयर किया अपने जिंदगी के सफर को किस चीज से भाई? तो सन, सूरज से उन्होंने कंपेयर किया। ये जो लाइन है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत से इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बनाया है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस एक पोम का आपको मिल रहा है या एक चैप्टर का मिल रहा है। आपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का भी देखा होगा, मैंने उसका भी इसी तरह से वीडियो अपलोड कर दिया। आप वीडियो सेक्शन में जाइए, देखिए आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। अभी फिलहाल शुरू के 2 चैप्टर की, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की। अगर आप चाहते हैं कि आपको अभी के अभी A to Z चैप्टर का इसी तरह का एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें कंप्लीट कोर्स, ग्रामर, ट्रिक, ऑडियो समरी, सब कुछ मिले, दोनों लैंग्वेज का, इंग्लिश का और हिंदी का भी, इंग्लिश का और उर्दू का भी, तो अभी के अभी आप प्ले स्टोर पे जाइए, ओके इंग्लिश एकेडमी को इंस्टॉल करके टॉपर्स कोर्स से जुड़िए, जो बिहार का नंबर 1 लैंग्वेज कोर्स है। और अगर आपने बुक नहीं लिया है तो अभी के अभी जाकर आप रेनबो राइडर खरीदिए, बिहार की नंबर 1 बुक है। रेनबो राइडर बिहार की नंबर 1 इंग्लिश बुक, तरंग बिहार की नंबर 1 हिंदी बुक। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप अकेडमी से कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ मिलती है उसका एड्रेस मंगाइए, और साथ ही अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो कॉम्बो में अगर आप बुक लेंगे तो आपको जबरदस्त ऑफर भी मिलेगा। ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर ये अवेलेबल है, और ऑनलाइन में हम कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं लेते, कॉम्बो में डिस्काउंट भी देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, ये नंबर आपके सामने है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुलाकात फिर होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।